उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से जुड़े हुए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकगण और मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स आज स्वास्थ्य विभाग और SIHW के संयुक्त तत्वाधान से चलाए जाने वाले कार्यक्रम शुक्रवार की शाम डॉक्टर्स के नाम का 10वां एपिसोड है। ये कार्यक्रम हम लोगों ने इसलिए शुरू किया था कि आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके जाने माने चिकित्सकों से हम आपका संवाद करा सकें ऑन इश्यूज ऑफ टॉपिकल इंटरेस्ट, और इसमें हम लोग इससे बीच 9 एपिसोड कर चुके हैं। एक्यूट चेस्ट पेन के बारे में कैसे मैनेज करना है उसके बारे में हेड HOD कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ RML ने आपसे बात की थी। COPD एंड एस्मा के बारे में डॉक्टर सूर्यकांत का एपिसोड हो चुका है। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट के बारे में टॉपिक हुआ था। डायबिटीज़ के बारे में टॉपिक हुआ है। लास्ट टॉपिक हम लोगों का डर्माटोलॉजी एक्ने के बारे में था। इसी के मध्य आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डॉक्टर अनूप सिंह, who is a HOD neurosurgery department in Azamgarh, he will be speaking to you on head injury, head trauma and management. This, according to him, is one of the most preventable public health crisis. In case जिसमें हम कुछ कॉमन एक्शंस लेके मॉर्बिडिटी को, मॉर्टलिटी को रोक सकते हैं। आप जानते हैं कि जो हेड इंजरीज़ होती हैं उसमें ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, फॉल, इन सब से जो एक्सीडेंट्स होते हैं, तो जो पहला पीरियड होता है 2 घंटे 1.5 घंटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो उस इम्पॉर्टेंट में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में या तो एम्बुलेंस सर्विस के लोग होते हैं या आपके PHC CHC के लोग होते हैं। उनमें वो कौन सी स्किल्स, कौन से नॉलेज, कौन से अवेयरनेस हो और वो कहाँ उनको तुरंत लेके जा सकें कि उनका अग्रिम चिकित्सा हो सके और इन लोगों की मॉर्टेलिटी बच सके, इसके बारे में आज डॉक्टर अनूप सिंह आपसे बात करेंगे। मैं डॉक्टर अनूप सिंह को इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं कि वो आजमगढ़ से आए और उन्होंने इस एपिसोड के लिए आपसे चर्चा करना चाहा। अभी जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबको ये भी बता दें कि क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है तो इसके पहले के जो 9 एपिसोड हैं वो भी यूट्यूब में उपलब्ध हैं, और मैं चाहूँगा कि ना केवल आप इन एपिसोड्स का फ़ायदा उठाएं पर आप अपने नेटवर्क्स के माध्यम से इन एपिसोड्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, डॉक्टर्स को बताएं जो कि इसका लाभ उठा सकें और जिससे उसका मुख्य लाभ जनता को मिल सके। धन्यवाद डॉक्टर अनूप सिंह। मैं आपको इस कार्यक्रम में आने के लिए एक बार पुनः स्वागत करता हूँ और SIHW और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आए और हमारी तरफ से एक छोटा सा टोकन। थैंक यू सो मच। It is up to you now, Dr. Anup Singh. It is up to you. Thank you. Thanks, sir. ईश्वर एवं मानवता को समर्पित यह कार्यक्रम, इसके लिए मैं आभारी हूँ राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान का, उत्तर प्रदेश की पहल पे जिसने इस कार्यक्रम को अरेंज किया। मैं आभारी हूँ उत्तर प्रदेश टेक्निकल सपोर्ट यूनिट का जिसके सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है, और मैं दिल से आभारी हूँ अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यूपी का श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डायरेक्टर SIHW जिनके विजन से ये कार्यक्रम हो रहा है, डॉक्टर राजा गणपति जी, और इस कार्यक्रम की नींव डॉक्टर महेश नाथ सिंह और शालिनी जी जिनके कारण ये कार्यक्रम इतनी स्मूथली हो पा रहा है। मैं अभिवादन स्वीकार करें, मैं डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, एक न्यूरोसर्जन। मैं आभारी हूँ आप सभी जनता का जो इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। थैंक यू। हेड इंजरी, लेट्स मूव फ्रॉम ग्लूम टू ब्लूम, ये हमारा आज का जो एक टॉपिक है। अगले कुछ स्लाइड्स में आप देखेंगे कि क्यों मुझे आपका साथ चाहिए। मैं कह रहा हूँ लेट्स मूव, क्योंकि एक बहुत ही ग्लूमी सिचुएशन पूरी कंट्री में है। हम इसमें विटनेस कर रहे हैं इस देश के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का, हम इसमें विटनेस कर रहे हैं एक ऐसे समय का जिसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, और इन दोनों का ही ड्रॉबैक एक नए रूप में हम देख रहे हैं, क्योंकि इस डेवलपमेंट के कारण जितनी तेज़ी से एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बन रहे हैं उसी को हम लोग देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से हाई स्पीड एक्सीडेंट्स की रफ्तार भी बढ़ रही है। तो इसलिए आज की तारीख में अगर मैं कहूँ तो वी आर द कंट्री विच आर हैविंग हाइएस्ट नंबर ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स among one of them. So what is this head injury? ये craniocerebral trauma है where injury occur involves to the head,
वेदर इट इज़ ब्लंट ट्रामा, वेदर इट इज़ पेनिट्रेटिंग ट्रामा, लेकिन इससे पैदा हुए जो भी इंजरी एट्रीब्यूटेड सिम्टम्स होते हैं, जैसे अगर आप पेशेंट बेहोश हो जाए, उससे कुछ समय के लिए याददाश्त चली जाए, उसका कोई अंग वीक हो जाए, स्कल फ्रैक्चर्स हों, ब्रेन हिमेटोमास बन जाएं, या इवन वो एक्सपायर तक हो जाए, ऑल दीज थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट्स क्रेनियोसेरेब्रल ट्रामा। किसको ये इन्वॉल्व कर सकता है? हु कैन इनकाउंटर इट? आप ये दोनों चेहरे पहचान रहे होंगे। एक टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड साइरस मिस्त्री, जो कि मर्सिडीज बेंज से इंडिया में एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के शिकार हुए, तो वहीं इंडिया के लगभग सबसे बड़े स्पिरिचुअल ग्रुप्स में से एक निरंकारी संघ के मुखिया बाबा हरदेव सिंह जी, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट रोड्स कनाडा से मॉन्ट्रियल जा रहे थे और उनकी कार एक्सीडेंट हुई, और ये दोनों लोग आज हमारे बीच में इन एक्सीडेंट्स के कारण नहीं हैं। अगर हम इंडियन सिनेरियोज की बात करें तो एज सच कोई रिलायबल डाटा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इंडियन हेड इंजरी फाउंडेशन डाटा के अनुसार इन 1980 24,000 एक्सपायरीज हुई थी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के कारण, जो कि बहुत तेज़ी से अगले आने वाले दशकों में बढ़ी टू द एक्सटेंट की आज की तारीख में 1 लाख पर ईयर हैं। और अगर हम केवल 2022 की डाटा की बात करें तो अनऑफिशियली केवल हम अगर जो अखबारों से रिलेटेड डाटाज हैं उसके अनुसार 4,61,312 एक्सीडेंट्स हुए, जिसमें से 1,68,491 डेथ्स हुई। 1 हेड इंजरी अकर्स एवरी 15 सेकेंड्स। और इससे खराब पार्ट ये है कि 1/3 ऑफ ऑल इंजरी रिलेटेड डेथ, 1 in 3 जितनी चीज़ें हो रही हैं वो सब हेड इंजरी से एट्रीब्यूटेड हैं। तो इट्स अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। लेकिन मैं इसे मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम करने के बजाय मैं इसे कहूँगा इट इज़ मोस्ट प्रिवेंटेबल मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हम इंडियन सिनेरियोज को आगे देखें तो जो गोल्डन आवर कंसेप्ट है कि 1 घंटे के अंदर हमारे पेशेंट को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए, उसकी सेल्डम प्रैक्टिस ही होती है इंडिया में। अगर हम फर्स्ट एड की बात करें कि ट्रामा साइट पे हमारे कितने पेशेंट्स को फर्स्ट एड मिल जा रहा है, तो केवल 12% है। अगर हम प्रॉम्प्ट एम्बुलेंस अवेलेबिलिटी की बात करें तो केवल 15% लोग इतने फॉर्चुनेट होते हैं जिनको एम्बुलेंस फैसिलिटी मिल पाती है, और 7% से भी कम लोग गोल्डन आवर्स में हॉस्पिटल तक पहुंच पाते हैं। एंड दिस डिले directly translates into the patient's mortality. 1 of 3 victims expired and half of them within 2 hours of injury. अगर हम इस डाटा को अमेरिका से कंपेयर करें तो हम पा रहे हैं कि दिस फिगर इज 1 out of 200. तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक बहुत बड़ा स्कोप है, बिकॉज इवन अ स्लाइट पॉजिटिव चेंज, I repeat, slight positive change can significantly reduce the morbidity and mortality in our country. Now, the question is how to bring this change. Stringent traffic rules, laws, and most importantly their implementation. यहाँ मैं एक बात कहूँगा, गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, वो बनाएगी और जाहिर सी बात, लेकिन ये हमारा भी ड्यूटी है कि हम उसे फॉलो करें। हमें हेलमेट पहनना चाहिए तो पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए तो लगाना चाहिए, जहाँ स्पीड लिमिट्स हैं वहाँ पे हमें स्पीड लिमिट्स का ध्यान रखना चाहिए। इट्स नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ओनली, ये हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ में मैं अपने हेल्थ केयर के साथियों से और एक आम आदमी से भी अनुरोध करूंगा कि हमें अपना व्यवहार भी इन सब चीज़ों को लेकर के बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि लुइस पास्चर का एक सेंटेंस था कि जब मैं किसी बीमारी के बारे में सोचता हूं तो मैं उसका इलाज खोजने की नहीं सोचता हूं, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि मैं उसको कैसे कैसे रोक सकता हूं, उसको कैसे उसको प्रिवेंट कर सकता हूं कि वो एक आम आदमी को अफेक्ट ना करे। और यहाँ मेरा हेल्थ केयर वर्कर से और एक आम आदमी से अनुरोध है कि इफ़ वी वॉन्ट टू चेंज then we have to become the change which we want to see in our society. एक कॉमन मैन से मेरा अनुरोध है आज इस प्लेटफॉर्म से कि जब एक्सीडेंट हो तो एक जागरूक जिम्मेदार नागरिक की तरीके से रहें। एक अनड्यू रिएक्शन, एक पैनिक रिएक्शन, हमेशा एक आउटरेज क्रिएट करना, एक कभी कभार ऐसी परिस्थितियां नॉर्मल अस्पतालों में भी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी, इवन मेडिकल कॉलेज से भी कभी कभार रिपोर्ट होती हैं और उसमें कहीं ना कहीं से पेशेंट परेशान हो जाता है। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि बी अ पार्ट ऑफ टीम विद डॉक्टर्स टू सेव योर लव्ड वंस। और हमेशा ऐसे पेशेंट्स को जिसका कि ब्लड प्रेशर प्रॉपरली नहीं मेंटेन हो पा रहा है, जो कायदे से सांस नहीं ले पा रहा है, अभी वाइटली अनस्टेबल है, उसको किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस के डॉक्टर्स के पास शिफ्ट करने से पहले उसको सबसे नज़दीक के डॉक्टर के पास उसके ऊपर भरोसा करते हुए एक प्राथमिक उपचार के लिए रुकें। So ground realities is a significant number of head injury patients are not getting treatment timely. हमारे पास न्यूरोसर्जन्स कम हैं, हमारे पास ट्रामा सेंटर्स कम हैं,
लेकिन हमारे पास एक बहुत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का क्रिएटेड, जिसमें हर 5 गांव पे एक एडिशनल पीएचसी है, उसके आगे पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस में ट्रॉमा सेंटर्स अवेलेबल हैं। ये तो ऑफिशियल है, लेकिन अनऑफिशियली हमारे हर गांव में डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, एंड द नीड ऑफ आवर इज टू फोकस ऑन द रूट लेवल ऑफ प्राइमरी केयर। तो हाउ टू रिड्यूस दिस बर्डन ऑफ न्यूरो ट्रॉमा? फर्स्ट, डेवलपिंग प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज, गवर्नमेंट का काम है। लास्ट, डिलीवरिंग एविडेंस बेस्ड पेशेंट केयर, ये हम न्यूरो सर्जन्स का और मेडिकल कॉलेज का काम है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिलीवरिंग टाइमली प्री हॉस्पिटल केयर, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी के लिए हमने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से एक हेड ट्रॉमा मैनुअल डेवलप की, जो कि हर व्यक्ति के लिए, हर मेडिकल फील्ड में काम करने वाले हर डॉक्टर के लिए है, बिकॉज इट इज टोटली डेडिकेटेड ऑन द हेड इंजरी मैनेजमेंट इन रिसोर्स कंस्ट्रेंट एरियाज। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेड इंजरी मैनेजमेंट एट द ट्रॉमा सीन। बिल्कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे स्टेप्स हैं। इनिशियल सीन सेफ्टी, you have to think about the mechanism of injury, primary, secondary and tertiary survey, intervention and transport, and the communication and documentation. Let's start one by one. Initial scene safety. जो सबसे पहले वो व्यक्ति वहां पहुंचा, he is the emergency responders. Now it's his own responsibility to prioritize your own and patient safety first. Why? आपको इन्वायरमेंटल डेंजर्स हो सकते हैं। आप एक रनिंग ट्रैफिक में अगर किसी व्यक्ति को बीच सड़क पे आप मैनेज कर रहे हो, तो इवन यू कैन आल्सो बिकम इंट्रैप्ड इन दैट पर्टिकुलर एक्सीडेंट। आसपास आग लगी हो, हैजार्डस मटेरियल हो, एक एग्रेसिव मॉब हो, आपको अपने आप को भी सुरक्षित रखना है और अपने उस ट्रॉमा विक्टिम को भी सुरक्षित करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, शिफ्ट दैट पेशेंट टू अ सेफर प्लेस। अगर बीच सड़क पे पड़ा हुआ है, उसे खींच के लाइए, रोड साइड करिए। पॉली ट्रॉमा मैनेजमेंट इज अ टीम वर्क। इमीडिएटली आप हेल्प को कॉल करिए, 108 को डायल करिए और उन्हें इन्फॉर्म करिए। नियरेस्ट हॉस्पिटल्स को, अपने किसी फ्रेंड डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करिए कि आप पहुंचो तेजी से। एंड बाय दैट टाइम वो आ रहे हैं, स्टार्ट एंड कंटिन्यू प्राइमरी मैनेजमेंट टिल द हेल्प कम्स। थिंक अबाउट द मोड ऑफ इंजरी। Commonest mode is road traffic accident. Obviously, more than 65% trauma patient, head injury patients belongs to this category. Fall from height, the next most common event. Assault, sports, diving injury, lightning injuries or others. लेकिन ऐसी हर इंजरीज में, क्योंकि आज की तारीख में जो ट्रामा हो रहा है वो 20 साल 30 साल पहले वाला ट्रामा नहीं है, जो कि लो स्पीड होता था। आज की तारीख में हाई स्पीड व्हीकल्स होते हैं, हाई स्पीड एक्सीडेंट्स होते हैं, और फॉल फ्रॉम हाइट, एक ऊंचाई से पेशेंट गिरा है, तो हमेशा आप सर्वाइकल ट्रामा जरूर सोचेंगे और आपको नेक इमोबिलाइज करना है। इसके बाद फिर आपको प्राइमरी सर्वे देखना है पेशेंट्स का। अगेन द प्रोटोकॉल्स आर फिक्स, ABCDE mnemonic. A stands for airway, B for breathing, C for circulation, D for disability and E for exposure. केवल एक एक्सेप्शन है इसका, पेशेंट ट्रामा पेशेंट है, उसे बहुत तेज कहीं किसी जगह से ब्लीडिंग हो रही है, देन दिस इट चेंज इनटू द CABCDE, where C stands for hemorrhage control first. So now airway, पेटेंट एयरवे इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। एक हेड इंजरी पेशेंट हेलमेट पहना हुआ बाइक सवार अगर कहीं सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त है, तो ये पहली बात है कि उसका हेलमेट आपको हटाना है। नाउ इट्स नॉट अ 1 person जॉब, इट्स अ 2 person जॉब। 1 person विल स्टेबलाइज द नेक एंड द अदर विल रिमूव हेलमेट विदाउट नेक मूवमेंट, क्योंकि पेशेंट को हो सकता है सर्वाइकल कार्ड इंजरी हो। आपके हेलमेट हटाने के दौरान पता चला कि उसको पेशेंट को पैराप्लीजिया हो गया, उसकी चारों हाथ पैर कमजोर हो गए, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इवन दिस स्मॉलेस्ट मैनवर कि आप उसका हेलमेट निकाल रहे हो। नाउ द एसेस द एयरवे पेटेंसी, सिंपल, भाई तुम्हारा नाम क्या है, एंड देन प्रॉपर हेड पोजिशनिंग, उसका आप पूरा फेरेंजियल लैरिंजियल एयरवे एक स्ट्रेट वाइट लाइन में लें। कैसे? सिंपल, चिन लिफ्ट, जा थर्स्ट एंड हेड टिल्ट, आपका प्रॉपर हेड पोजिशनिंग हो जाएगा। आप देखें अगर पेशेंट बेहोश है तो क्या उसके मुंह में कुछ सिक्रीशंस भरे पड़े हैं, क्या लार है, वॉमिट किया हुआ पेशेंट है, ब्लड से भरा हुआ मुंह है उसका, क्लियर ऑल दिस ऑब्स्ट्रक्शंस एंड पोजीशन द पेशेंट लाइक टंग फॉल विच आई जस्ट टॉक्ड अबाउट, चिन लिफ्ट, जा थर्स्ट एंड हेड टिल्ट। अगर इससे भी पेशेंट का एयरवे नहीं मेंटेन हो रहा है तो आप ओरोफेरेंजियल नेजोफेरेंजियल एयरवे लगा सकते हैं, और या फिर अगर आपके पास एक्सपर्टीज है, संसाधन है, तो उसे ET इंट्यूबेशन ले लीजिए। नाउ बी फॉर ब्रीदिंग, एडिक्वेट ब्रीदिंग इज एसेंशियल। आपने एयरवे सिक्योर कर लिया, नाउ लुक फॉर द ब्रीदिंग, मॉनिटर फॉर द साइंस ऑफ डिस्ट्रेस, एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न और इनएडिक्वेट वेंटिलेशन। हाउ? जस्ट टू ऑब्जर्व, लुक, लिसन एंड फील, वो कैसे सांस ले रहा है, उसके सांस की आवाज तो नहीं आ रही है, कहीं स्ट्राइडर्स वगैरह तो नहीं है, सॉरी, और
फील करिए उसके गले के हिस्से को, उसके चेस्ट को, कि उसका सांस का पैटर्न कैसा है, उसके चेस्ट मूवमेंट को, एंड द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसरी मसल यूज। कोई भी अबनॉर्मलिटी अगर इस स्टेज पे आप नोटिस कर रहे हैं, नाउ दिस पेशेंट बिलोंग्स टू रेड कैटेगरी इन ट्राइएज एंड नीड्स अ प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन। थर्ड, C for circulation and the hemorrhage control. In BTF guidelines also, maintain the systolic blood pressure more than 90 mm mercury. And you have to pay attention कि आपके जितने भी पोटेंशियल हैमरेज साइंस हैं आप उन सब पे ध्यान दीजिए। शॉक के लिए मॉनिटर करिए पेशेंट को। अगर कहीं पेशेंट एक्सटर्नली ब्लीड कर रहा है, उसको स्कैल्प पे लेसरेशन हो गए हैं, उसको फेस पे ऐसे लेसरेशन है जो कि बुरी तरह ब्लीड कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रेशर लगा सकते हैं, डायरेक्ट प्रेशर लगा के रोकिए। प्रेशर ड्रेसिंग कर सकते हैं, वैसे रोकिए। अगर आप सिंपल सूचर भी कर सकते हैं तो वो करिए। और अगर लिम्स में, एक्सट्रीमिटीज में कहीं बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही है, टूनिकेट्स अप्लाई करिए, इसको एक्सटर्नल ब्लीडिंग रोकिए। वेयर इंटरनल ब्लीडिंग इज सस्पेक्टेड, क्लिनिकल साइंस उसके रैपिड वीक पल्स हो सकते हैं, पैलर हो सकता है, पेशेंट का अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो सकता है। नाउ दिस पेशेंट आल्सो अ प्रायोरिटी, अर्ली इंटरवेंशन चाहिए, इसको इमीडिएट शिफ्ट करना है क्योंकि इसको ब्लंट चेस्ट हो सकता है, ब्लंट एब्डोमेन हो सकता है, पेशेंट का पेल्विक फ्रैक्चर हो सकता है, फ्रैक्चर फीमर्स हो सकते हैं, इसमें इंटरनली अच्छा खासा ब्लड लॉस हो जाता है। और इविडेंट हाइपोवैलेमिया अगर है तो इमीडिएटली 2 लार्ज बोर कैनुलास लीजिए और उन्हें इंट्रावेनस फ्लूइड से रिसस्टिकेट करिए। एंड द ऑप्टिमल फ्लूइड इन ट्रामा इज नॉर्मल सलाइन, इट इज नॉट द डेक्सट्रोज कंटेनिंग फ्लूइड्स। देन द डिसेबिलिटी असेसमेंट्स फॉर विच आपको जीसीएस स्कोरिंग चेक करनी है, आपको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स देखनी है कि किसी तरफ उसको कोई वीकनेस तो नहीं है, क्रेनियल नर्व इंजरीज चेक करनी है, पिपल्स स्पेसिफिकली एग्जामिन करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपनी इस हर चीज़ को आपको डॉक्यूमेंट करना है ताकि आप उस पेशेंट को मॉनिटर कर पाएं, उसका आगे का फॉलोअप देख पाएं फॉर एक्यूरेट कम्युनिकेशन एंड ऑनगोइंग मॉनिटरिंग ऑफ दिस न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। नाउ कमिंग ऑन द जीसीएस स्कोर, जीसीएस स्कोर is a framework for clinical assessment and following the patient. 3 aspect of responsiveness देखते हैं आप, आई ओपनिंग देखते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं एंड बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स देखते हैं, और इसको अलग अलग नंबर्स देते हैं। जैसे आई ओपनिंग के लिए 4 पॉइंट्स हैं, अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है ही विल गेट 4 पॉइंट्स। अगर आपके कहने पे आंख खोल रहा है, टू स्पीच देन इट इज 3, टू पेन देन इट इज 2, एंड इफ इज नॉट एबल टू ओपन हिज आईज देन इट इज 1। अगर पेशेंट बोल रहा है, वेल टाइम प्लेस पर्सन के लिए ओरिएंटेड है, तो अगेन ही विल गेट 5 पॉइंट्स। कंफ्यूज है तो 4 पॉइंट, वर्ड्स इनअप्रोप्रिएट बोल रहा है 3 पॉइंट्स, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स है 2 पॉइंट्स, नहीं बोल पा रहा है नन, 1 पॉइंट्स। बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स, ही इज ओबेइंग कमांड 6 पॉइंट्स, लोकलाइजिंग पेन 5 पॉइंट्स, नॉर्मल फ्लेक्शन 4, एबनॉर्मल फ्लेक्शन 3, एक्सटेंशन 2, एंड इफ इज नॉट एबल टू गिव एनी मोटर रिस्पॉन्स देन इट इज 1। तो दिस स्केल समराइजेज ईच वन ऑफ अस from 3 to 15. Deeply comatose, he will remain E1, V1, M1 और उसका पॉइंट 3 होगा, और हमारे आपके जैसे कॉन्शियस ओरिएंटेड लोग E4, V5, M6, 15 होगा। तो स्लाइट चेंज एक पीडियाट्रिक ग्लास्कोकोमा स्केल में है जो कि उनके एज ग्रुप को फोकस करते हुए है। आई ओपनिंग के पॉइंट्स तो सेम है, वर्बल और बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स के पॉइंट्स में उनके रिस्पॉन्सेज के अनुसार इन्हीं पॉइंट्स को अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। Now, the next point is the exposure and the environmental control. यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पेशेंट को अनड्रेस करना है, इसलिए उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी है। आपको मिनिमम मूवमेंट रखना है ताकि आपके कारण पेशेंट की कोई भी इंजरी एग्जैसरबेट न कर जाए। उसे सर्वाइकल कार्ड, अगर सर्वाइकल वर्टिब्रल फ्रैक्चर है तो ऐसा ना हो कि क्वाड्रिप्लीजिक हो जाए, अगर उसे डॉर्सल वर्टिब्रल फ्रैक्चर है तो ऐसा ना हो कि पैराप्लीजिक हो जाए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि क्रूशियल पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस जो ट्रॉमा में होती हैं वो आपको हो सकता है कि अनक्लॉथ करने पे दिखें, हो सकता है कि उसको बाईं तरफ ब्लंट एब्डोमेन हो जिसके कारण स्प्लिन इंजरी हो जो कि बाहर ब्रूज के रूप में दिख रही हो सकता है कि आपको फ्लेल चेस्ट दिख जाए जो कि ब्लंट चेस्ट के रूप में आपको दिखे, एंड एट द सेम टाइम आपको नहीं पता एक बेहोश आदमी सड़क पर कितनी देर से पड़ा है। तो मेंटेन द नॉर्मोथर्मिया, एंड फॉर दैट यूटिलाइज द ब्लैंकेट्स टू अवॉइड हाइपोथर्मिया रिस्क। Now, secondary survey. Now, the secondary survey is typically conducted within a hospital. Doctors head to toe examine करते हैं और specifically fractures, chest, abdomen, spine injuries को देखते हैं। Specifically उनका head, neck और spine पर focus होता है, neurological monitoring पर focus होता है, और first primary survey से उसका comparison करते हैं कि is there any deterioration. Third is the tertiary survey. Tertiary survey 24 घंटे बाद किया जाता है. It's a comprehensive repetition of a secondary survey, aiming to pick up missed injuries in an awake trauma patient. And it includes re-examination and review of all imaging and lab tests, or preferably
पेशेंट को एक्सट्यूबेट करने के बाद किया जाता है। नाउ बैक टू ट्रॉमा सीन, व्हाट इंटरवेंशन यू कैन टेक। ट्रॉमा पेशेंट है, पेन में है, योर चॉइस ऑफ एनाल्जेसिक विल बी पैरासीटामोल। इफ यू डोंट हैव, नॉट एन इशू, आप डाइक्लोफेनाक, आप ट्रामाडोल ये सब यूज कर सकते हैं, बट इफ हैव, पैरासीटामोल विल बी ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट थिंग इज इमोबिलाइजेशन। पेशेंट को पूरी तरीके से इमोबिलाइज करिए, सर्वाइकल कॉलर्स लगाइए, उसको एक बैकबोर्ड पे सिक्योर करिए टू मेंटेन द स्पाइनल अलाइनमेंट एंड टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फर्दर इंजरी। नाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट द पेशेंट। इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज द कम्युनिकेशन एंड द डॉक्यूमेंटेशन। एम्बुलेंसेस किस तरीके की, मिनिमम उनमें ऑक्सीजन व्यवस्था होनी चाहिए, सक्शन होना चाहिए, आईवी फ्लूइड्स होने चाहिए, इमरजेंसी ड्रग्स होनी चाहिए उसमें। आपकी रिसीविंग फैसिलिटी पे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपकी तरफ से चला जाना चाहिए कि सच एंड सच पेशेंट्स इज हियर, उसमें ये ट्रामा है, आपने ये कर दिया है और अब इसके बाद पेशेंट को आप शिफ्ट करा रहे हो। पेशेंट की कंडीशन, वाइटल साइंस, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की तरीके से आगे आपको मूव फॉरवर्ड कर देना है। नाउ दिस प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन विल हेल्प द ट्रामा सेंटर, द रिसीविंग एंड, टू प्रिपेयर फॉर द पेशेंट्स अराइवल। So documentation of this pre-hospital care is cornerstone. For what? For care handover, for supporting a clinical decision making, and to providing a foundation for subsequent medical assessments. So here there are few figures कि आप कैसे पेशेंट को शिफ्ट करते हैं एक बेहोश ट्रामाटाइज पेशेंट को। दिस इज ए स्कूप स्ट्रेचर। इसकी ब्यूटी यह है कि आप इसको वर्टिकली दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, इसके पेशेंट की लेंथ के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं और पेशेंट के बिना पूरी तरीके से स्पाइनल इमोबिलाइजेशन में रखते हुए पहले एक साइड से उसका आधा एंड लगाएंगे, फिर दूसरे साइड से उसका आधा एंड लगाएंगे, फिर इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे आपस में और इसके बाद फिर पेशेंट को स्ट्रैप करेंगे, उसके नेक इमोबिलाइज करेंगे, उसको पूरी तरीके से स्ट्रैप कर देंगे ताकि मूवमेंट के दौरान, इस शिफ्टिंग के दौरान उसको किसी तरीके का कोई हार्म ना होने पाए। और फाइनली उसको आप मूविंग स्ट्रेचर पे लेंगे, नीचे से उसके वापस डिसेंबल करके उसको स्कूप स्ट्रेचर हटा देंगे एंड फाइनली यू आर गोइंग टू शिफ्ट दिस पेशेंट इनसाइड द एम्बुलेंस। यहाँ पे मैं बीटीएफ गाइडलाइंस की भी मैं बात कर लेना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू ब्रेन ट्रामा फाउंडेशन आपको दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मेंटेन करके रखनी है, हाइपोक्सिया एंड हाइपोटेंशन। मॉर्टेलिटी हेड इंजरी, एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा, सबड्यूरल हेमाटोमा से उतनी नहीं होती जितनी हाइपोक्सिया और हाइपोटेंशन से होती है। इवन बीटीएफ गाइडलाइंस के अनुसार अगर पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन बिलो 90% जा रहा है तो 14% मॉर्टेलिटी होती है, विच रैपिडली अपशूट्स टू 50% अगर उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन बिलो 60% है तो। अगेन ब्लड प्रेशर, इट शुड नेवर बी बिलो 90 मिलीमीटर मर्करी एंड फॉर दैट यू हैव टू कंटिन्यूसली मॉनिटर द पेशेंट। अगर सिस्टोलिक बीपी उसका 90 से नीचे जा रहा है देन इट विल डबल्स द मॉर्टेलिटी एंड योर एम शुड बी कि आपका मैप 80 to 90 होना चाहिए, आपका सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर 60 mm मर्करी से ज़्यादा होना चाहिए। सो एज वाइज भी अगर देखें तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 100 होना चाहिए फॉर 50 to 69 ईयर्स ओल्ड एंड मोर देन 110 होना चाहिए फॉर 15 to 49 ईयर्स एंड 70 ईयर्स प्लस के लोगों में। एंड ऑलवेज इंटूबेट इन केस ऑफ जीसीएस बिलो 9, एयरवे इंजरी, इनएबिलिटी टू मेंटेन सैचुरेशन बिलो 9 मोर देन 90%। आइसोटोनिक फ्लूइड्स हाइपोटेंसिव पेशेंट में प्रीफर किए जाने चाहिए। एंड यहाँ पे दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको नॉर्मोटेंसिव पेशेंट मेंटेन करना है और नॉर्मल ऑक्सीजनेशन मेंटेन करना है वाइल ट्रांसपोर्ट, और रिपीटेड असेसमेंट जीसीएस स्कोर्स का और पीपल्स का करते रहना है। ट्रांसपोर्ट टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एजुकेशनल स्टेटस ऑफ दैट पर्सन हु इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट यू। सो शिफ्ट द सेंटर विद a CT scan facility with neurosurgical care. Rapid evacuation and treatment is better than aggressive pre-hospital management. But at the same time, BTF गाइडलाइन भी कहती है कि लेवल 1 ट्रामा सेंटर ट्रीटमेंट आउटकम को इंप्रूव करता है। तो एक प्राइमरी ट्रीटमेंट उसके लिए, एक पॉली ट्रामा पेशेंट के लिए बहुत एसेंशियल होता है। हाँ, उसके साथ पेशेंट की ट्रांसपोर्टेशन, उसकी शिफ्टिंग, उसका मेन ट्रीटमेंट भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट होना चाहिए और वो भी उतना ही एग्रेसिव होना चाहिए। अब अगर हम हेड इंजरी की बात करते हैं तो इसको हम सीवियरिटी के अनुसार माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में क्लासिफाई करते हैं। माइल्ड जीसीएस स्कोर जिसकी अभी हमने जस्ट चर्चा की 13 से 15, मॉडरेट 9 से 12 और सीवियर 8 और लेस। अगर हम देखें तो लगभग 50% पेशेंट्स माइल्ड हेड इंजरी के पेशेंट होते हैं जिन्हें न्यूरोसर्जन की जरूरत नहीं होती। थोड़ा बहुत छिला हुआ, थोड़ा बहुत कटा हुआ, जस्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट, एडवाइज देम एंड सेंड देम होम। लेकिन साथ में उनको एक जो वार्निंग साइंस होते हैं, रेड फ्लैग साइंस होते हैं, वो पता रहने चाहिए कि अगर पेशेंट बेहोश हो उनके केयर गिवर्स को
कि अगर ये पेशेंट बेहोश हो, अगर उल्टियाँ हों, अगर सर दर्द बढ़े, अगर मिर्गी का झटका आए, तो इन्हें तुरंत आप वापस रिपोर्ट करें इनके साथ, क्योंकि उस कंडीशन में सीटी स्कैन जरूरी हो जाएगा। मॉडरेट और सीवियर हेड इंजरीज आपकी बचे हुए 50% को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एंड दे रिक्वायर अ वेरी क्लोज ट्रीटमेंट अंडर न्यूरोसर्जिकल सेटअप्स। प्राइमरी हेड इंजरी, जो टाइम ऑफ इंपैक्ट के समय पेशेंट को जो इंजरी हुई, चाहे वो फ्रैक्चर के रूप में, चाहे वो इंट्राक्रैनियल लीजन्स के रूप में, दिस फ्रैक्चर्स कुड बी क्लोज्ड और ओपन। इंट्राक्रैनियल लीजन्स की बात करें तो ये फोकल लीजन हो सकते हैं, कंट्यूजन हो सकते हैं, एक्स्ट्राड्यूरल सबड्यूरल हेमाटोमाज हो सकते हैं, सबरेक्नाइड हैमरेज, इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज, इंट्रापेरेन्काइमल ब्लीड हो सकते हैं, डिफ्यूज लीजन हो सकते हैं, कॉन्कसन, मल्टीपल कंट्यूजन्स एंड डिफ्यूज एक्सोनल इंजरीज। अगर हम सेकेंडरी ब्रेन इंजरी की बात करें तो हमारा पूरा का पूरा जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है, पहले 24 घंटे का ट्रीटमेंट होता है, दैट इज एम्ड टू प्रिवेंट द सेकेंडरी इंजरी बिकॉज ऑफ hypoxia, because of hypertension, because of hypercapnia, because of bleed inside the bleed, and because of raised intracranial pressure. Because all these things, all these insults which make a vicious cycle, and they will further worsen your patient. So the primary head injury, it can involve the head and neck soft tissue injuries, periorbital ecchymosis, ये आपके anterocranial fossa fracture को indicate करेगा। retroauricular आपको इकाइमोसिस दिख सकती है, विच इज बैटल साइन, ये आपके मिडिल क्रैनियल फोसा के फ्रैक्चर को इंडिकेट करता है। फेशियल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, इंटरनल कंपाउंडिंग हो सकती है, नर्व्स इंजरी हो सकती है, आप मैक्सिमम हेड इंजरीज में अक्सर देखते होंगे 7th नर्व इंजरी के रूप में, पेशेंट की आंखें नहीं बंद हो रही हैं, चेहरा टेढ़ा हो रहा है। रेटिनल हैमरेजेस, स्मॉल वुंड्स, पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट वुंड्स, आपको स्मॉल वुंड ऊपर से दिखेगा लेकिन वो मैसिव इंजरी अंदर ब्रेन के अंदर क्रिएट किया हुआ हो सकता है। एंड द कंट्यूजन, लैसरेशन एंड इंसिजन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज। स्कल फ्रैक्चर्स ओपन क्लोज हो सकते हैं, लीनियर डिप्रेस हो सकते हैं, क्रसिंग स्कल इंजरीज हो सकती हैं, जो कि अगर स्कल बेस को इन्वॉल्व कर रही हैं, तो अगर आगे की तरफ हैं तो जाहिर सी बात है ब्रेन से सीएसएफ लीक हो सकता है, आगे की तरफ एंटीक्रेनियल फोसा से पैरानेजल साइनसेस, इसको सीएसएफ प्राइनोरिया कहते हैं। अगर टेम्पोरल बोन से लीक हो रहा है तो सीएसएफ ओटोरिया कहते हैं। और बच्चों में एक पिक्युलर इंजरी होती है, ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर, जो कुछ हफ्तों या कुछ महीनों बाद अपीयर होती है। ब्रेन इंजरीज फोकल हो सकती हैं, जो कि एक लिमिटेड एरिया को इन्वॉल्व करती हैं, डिफ्यूज हो सकती हैं, जो कि एक साइजेबल पोर्शंस को इन्वॉल्व करती हैं और शेयरिंग और रोटेशनल टाइप फोर्सेस के कारण होती हैं। और सेकेंडरी इंजरीज, जिसके बारे में अभी हमने बताया, जो कि ब्रेन के अंदर आने वाले डायनेमिक चेंजेस के कारण डेवलप होती हैं। नाउ द फोकल लीजन्स, ये हेमाटोमाज हो सकते हैं इन्वॉल्विंग एपिड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस एंड सबरेक्नाइड स्पेस। ये कंट्यूजन्स हो सकते हैं और मेजर नर्व्स को और इंट्राक्रैनियल वेसल्स को इन्वॉल्व करने वाली डायरेक्ट इंजरीज भी हो सकती हैं। डिफ्यूज इंजरीज, ये मेनली माइक्रोस्कोपिक होती हैं, आपको अपरेंटली सिटी स्कैन पर लगेगा कि सिटी स्कैन तो नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट काफ़ी लो कंडीशन में रहेगा। और मोस्टली ये सबकार्टिकल इंजरीज होती हैं, मिडलाइन स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करती हैं और डार्सोलैटरल रास्ट्रल पॉन्स और कार्पस कैलोसम को मेनली इन्वॉल्व करती हैं। डायरेक्ट क्रेनियल नर्व इंजरीज अगर एंटीरियर क्रेनियल फोसा को इन्वॉल्व कर रही हैं तो ऑल्फैक्टरी बल्ब, ट्रैक्ट्स और ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व होते हैं। अगर मिडिल और पोस्टीरियर फोसा को इन्वॉल्व करती हैं, स्कल बेस को इन्वॉल्व करती हैं, तो 3rd से लेकर के 12th तक इंजरीज इन्वॉल्वमेंट मिल सकता है। लेकिन 3rd क्रेनियल नर्व किसी भी मास इफेक्ट के लीजन में अलग से इन्वॉल्वमेंट अक्सर दिखता है। वेस्कुलर इंजरीज, स्कल बेस, इवन वर्टेक्स फ्रैक्चर भी जो होते हैं, अगर वो क्रॉस कर रहे हैं आपके सुपरसाइडल साइनस को या ट्रांसवर्स साइनसेस को, तो उसे ऑक्लूड कर सकते हैं, उसमें थ्रोम्बोसिस क्रिएट कर सकते हैं। स्कल बेस फ्रैक्चर्स के कारण कैरेटो कैवर्नस फिस्टुला बन सकते हैं, ट्रॉमेटिक एन्युरिज्म डेवलप हो सकते हैं, मेजर वेसल्स थ्रोम्बोज हो सकती हैं और लैसरेट तक हो सकती हैं। और इसी तरीके से इंजरीज पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक लीजन्स भी क्रिएट करती हैं। नाउ कम्स ऑन द इमेजिंग। बिफोर सिटी स्कैन एरा, एक्सरे स्कल वॉज द ओनली मॉडलिटी, लेकिन आज की तारीख में ये आउटडेटेड है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा एनसीसीटी हेड विद बोन विंडो है। एमआरआई ब्रेन ठीक है, आइडियल है, आपका रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता है, बट इन एक्यूट ट्रॉमा सेटिंग्स, इन इमरजेंसी केसेस इट इज नॉट बीइंग प्रीफर्ड। और सिटी एमआर एंजियोग्राफी, डीएसए, ये सेलेक्टेड केसेज में न्यूरोसर्जन्स के द्वारा एडवाइस की जाती हैं उस परिस्थिति को और क्लिनिकल सिनेरियो को देखते हुए। नाउ द सिटी ब्रेन इंडिकेशन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल, इफ द पेशेंट इज हैविंग एट एनी पॉइंट बिलो 13 GCS सिंस इंजरी, सिटी स्कैन इज रिक्वायर्ड। अगर इफ इट इज बिलो 15 इवन आफ्टर 2 hours आफ्टर इंजरी, सिटी स्कैन इज रिक्वायर्ड। अगर आपको ओपन डिप्रेस स्कल फ्रैक्चर्स मिल रहे हैं पैल्पेशन पे, साइंस ऑफ स्कल बेस फ्रैक्चर मिल रहे हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया पेरिऑर्बिटल इक्कोइमोसिस एंड द बैटल साइन, तो आपको सिटी स्कैन कराना है। पोस्ट ट्रॉमेटिक सीजर्स हैं, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हैं। इफ द पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ मोर देन 30 minutes एमनेजिया, अगर पेशेंट की एज 65 years प्लस है और उसको एलओसी हो रही है, कोगलोपैथी है, डेंजरस इंजरी मैकेनिज्म है, अभी जैसे मैंने बोला हाई स्पीड इंजरीज, फॉल फ्रॉम हाइट, सिटी स्कैन इज रिक्वायर्ड। पेशेंट कॉन्शियस है, विदाउट फ्रैक्चर है,
लेकिन उसके बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक है, उसे वॉमिटिंग्स हो रही हैं, हिस्ट्री ऑफ कोगलोपैथी है, एलओसी है, एमनेजिया है। लेकिन इन सारे केसेस में जिसमें आप सीटी स्कैन के लिए एडवाइस कर रहे हो, अगर पेशेंट की जीसस बिलो 15 है और अगर पेशेंट की जीसस 15 है और वो बोल रहा है कि उसे गर्दन में दर्द हो रहा है, देन दिस इवेल्युएशन रिक्वायर्स एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन आल्सो, क्योंकि 3.5% इंसिडेंस होता है पॉलीट्रॉमा पेशेंट में, हेड इंजरी पेशेंट्स में सर्वाइकल स्पाइन इंजरीज के। नाउ फ्यू स्कैन्स, स्कल फ्रैक्चर, ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ कैलवेरिया, हियर आप देख सकते हैं राइट पैराइटल रीजन में, टेम्पोरल रीजन में देयर इज अ ब्रीच, देयर इज अ फ्रैक्चर पॉइंट्स। एपिड्यूरल हेमाटोमाज हो सकते हैं विच इज द कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द कैलवेरिया एंड ड्यूरा। कॉमनेस्ट लोकेशन फ्रंटल और टेम्पोरल होती हैं, लेस कॉमन बाईफ्रंटल और पोस्टियर फोसा होती हैं। ईडीएस आर्टीरियल हो सकते हैं, वीनस हो सकते हैं, फ्रैक्चर मार्जिन से यूज करने के कारण बन सकते हैं, एंड दे पिक्युलरली यूज टू हैव लेंस सेपेट कॉन्फिगरेशन। सबड्यूरल हेमाटोमाज हो सकते हैं, कॉन्वेक्सो कॉन्केव शेप होता है, हैमरेज इनटू ड्यूरा एंड एरेक्नॉइड इंटरफेस होता है, हाई मॉर्टेलिटी होती है, और डिपेंडिंग ऑन द एज दे कुड बी एक्यूट, सब एक्यूट एंड द क्रोनिक। सबरेक्नाइड ब्लीड मिल सकता है आपको, ब्लीडिंग इनटू द सबरेक्नाइड स्पेसेस लाइक हियर। पेरेन्काइमल कंटीजन हो सकते हैं, जैसे आप फर्स्ट इमेज में राइट फ्रंटल कंटीजन देख रहे हैं और सेकंड इमेज में बायलैटरल टेम्पोरल कंटीजन्स देख रहे हैं। इट इज द ब्रूज ऑफ न्यूरल पेरेन्काइमा। Pneumocapillus, this is the black shadow which is inside the cranium. It is the air inside the cranial cavity. And then the vascular injuries, skull base injuries close to the circle of Willis are associated with high risk of vascular injuries. Now when serial scans are required, अगर आपने किसी पेशेंट का स्मॉल ईडीएच है, एसटीएच है, कंट्यूजन है, आप उसको कंजर्वेटिवली मैनेज कर रहे हो, देन यू आर सपोज टू फॉलो द लीजन इवोल्यूशन। और ऐसे पेशेंट में उसके डेफिनेट क्राइटेरिया है, पेशेंट अगर लो है तो उसको 6 घंटे बाद, नहीं तो फिर 24 घंटे बाद, डिपेंडिंग ऑन द वेदर इट इज़ ईडीएच, 24 से 72 घंटे के बाद कंट्यूजन्स 72 घंटे तक इन्वॉल्व होते हैं, आपको उसको फॉलो करना है सीरियल स्कैन्स के द्वारा। दिस विल डिटेक्ट डिलेड इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोकेफलस एंड द मेनी अदर थिंग्स इन क्रोनिक फेजेस। कब पेशेंट को हॉस्पिटल प्रीफर करोगे? आपने इनिशियली एसेस किया, जीसीएस बिलो 15 है, आप नोटिस कर रहे हैं कि पेशेंट अंडर अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन में है, वेट फॉर 2 आवर्स एंड रिफर इफ जीसीएस स्कोर इज स्टिल 15 बिलो 15। पेशेंट इज हैविंग पोस्ट ट्रॉमेटिक सीजर, फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस, किसी एक लिम्ब में, किसी एक हाथ पैर में वीकनेस है, देयर इज साइंस ऑफ स्कल फ्रैक्चर, सीएसएफ लीक आपको मिल रहा है नोज ईयर से, हीमोटिम्पैनम है, पोस्ट ऑरिकुलर है, पेरिऑर्बिटल ब्रूजिंग है, लॉस ऑफ कॉन्शसनेस है, पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ सीवियर परसिस्टेंट हेडेक, रिपीटेड वॉमिटिंग, पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेजिया मोर देन 5 मिनट्स, रिट्रोग्रेड एमनेजिया मोर देन 30 मिनट्स, पेशेंट को नहीं याद पिछले आधे घंटे से मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, मैं किस स्थिति में था, एंड द हाई रिस्क मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, हाई स्पीड एक्सीडेंट्स, सिग्निफिकेंट फॉल एंड द कोगलोपैथी वेदर ड्रग इंड्यूस्ड और अदरवाइज। नाउ द इंडिकेशन फॉर द हॉस्पिटल एडमिशन, आप पेशेंट को कब एडवाइस करेंगे? नाउ यू शुड बी एडमिटेड, पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस नहीं है। सेकेंड, पेशेंट कॉन्शियस है लेकिन अभी जैसे हमने बात की सीटी स्कैन के इंडिकेशन पे, सो इफ द स्कैन इज नॉर्मल, पेशेंट इज कॉन्शियस with no other reason for admission, कोई अदर पॉलीट्रॉमा नहीं है इसको, then he can be discharged. Presence of significant medical comorbidities like patient is on anticoagulant, patient is having uncontrolled DM type 2, patient is having some social problems and he cannot be supervised by responsible adults. So now the management of traumatic brain injuries. Secondary brain injury को prevent करने के लिए ATLS protocols आपको follow करने चाहिए। माइनर हेड इंजरी है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट दीजिए, केयरफुल ऑब्जर्वेशन बताइए, उन्हें रिस्क एक्सप्लेन करिए, रेड फ्लैग साइन बताइए, एनी एलओसी, एनी वॉमिटिंग, एनी सीजर, एनी अल्टर्ड बिहेवियर, यू शुड रिपोर्ट बैक। सीवियर ब्रेन इंजरी, जीसस बिलो 8, फॉलोइंग इनिशियल रिसस्टिकेशन। नाउ दीज पेशेंट्स रिक्वायर इंटेंसिव मैनेजमेंट्स। कमिंग ऑन द माइनर हेड इंजरी, पेशेंट को सिंपल स्कैल्प लेसरेशन है, कोई एलओसी नहीं है, नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, नो नीड फॉर सीटी, डिस्चार्ज, गिव हेड इंजरी इंस्ट्रक्शन सीट अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। पेशेंट का एलओसी रिजॉल्व हो गया प्रेजेंटेशन पे, पेशेंट का सीटी नॉर्मल है, अगेन यू कैन डिस्चार्ज विद एडिक्वेट मॉनिटरिंग सुपरविजन। पेशेंट का नॉर्मल सीटी है लेकिन पेशेंट डिसोरिएंटेड है, नाउ दीज पेशेंट्स रिक्वायर एडमिशन अंडर ऑब्जर्वेशन टिल दे बिकम नॉर्मल। एंड द थर्ड पॉइंट इज पोस्ट कंकशन सिंड्रोम। पेशेंट मे कम टू यू विथ हेडेक, फैटिग, डॉक्टर साहब याद नहीं रहता, ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, इरिटेबिलिटी है, आवाज़ लाइट बर्दाश्त नहीं होती। नाउ दीज पेशेंट्स रिक्वायर अ लिटिल बिट टाइम टू काउंसिल, एजुकेशन, गिव एनाल्जेसिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स एंड सम काउंसलिंग, दे विल बी ओके। In emergency, patient is having moderate
to severe head injury. Again A, B, C, D, E आपकी फर्स्ट, पहले वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे. Stabilize the airway, check for the ventilation, look for the BP, and then from head to toe you have to examine. ब्रीफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, उसका जीसी स्कोर चेक करिए, उसका प्यूपिल एग्जामिनेशन, साइज और रिएक्टिविटी देखिए, ताकि आपको कोई इंपेंडिंग हर्निएशन तो नहीं हो रहा है, ताकि आपको स्टेटस ऑफ ब्रेन स्टेम पता चल सके. देन द आई मूवमेंट, स्टेटस ऑफ मिड ब्रेन, मोटर पावर देखें, एक्सटर्नल इवोल्यूशन ऑफ हेड देखिए, कोई एक्सटर्नल इंजरीज तो नहीं है उसको. इंटेंसिव मैनेजमेंट फेज में अब आपको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना है. अगर पेशेंट की जीसस बिलो 8 है, उसका रेस्पिरेशन कंट्रोल करना है, उसको सीटी स्कैन हेड अर्जेंट बेसिस पर कराना है, उसका सर्वाइकल स्पाइन एक्सरे, चेस्ट एक्सरे इसके साथ एसोसिएटेड रहना चाहिए. अगर क्लिनिकली आपको लग रहा है कि कोई लॉन्ग बोन फ्रैक्चर या पेल्विस फ्रैक्चर हो सकता है तो इसी समय आप उसको भी करा लेंगे. उसका ब्लड एनालिसिस करेंगे एंड द नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन करेंगे. नाउ व्हेन यू विल रिफर दिस पेशेंट टू न्यूरोसर्जन, when a CT scan shows a recent intracranial lesion, patient is having severe head injury, any deterioration in GCS after admission, a seizure without full recovery, progressive focal neurological signs, definite or suspected penetrating brain injury, and CSF leak from anywhere, from external wound, from the nose, from the ear, from anywhere. Now these patients require direct neurosurgical supervision and treatment. Now coming on these lesions, traumas to some extent, a basic knowledge of these things. स्कैल्प लेसरेशन है, सिंपल है, एक्सटेंसिव स्किन लॉस है या एवल्जन इंजरी है, आपको रिकंस्ट्रक्टिव लैडर फॉलो करना है. प्राइमरी क्लोजर हो सकता है, डिलेड प्राइमरी क्लोजर हो सकता है, सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग हो सकता है, और ये स्किन ग्राफ्टिंग से लेकर फ्री ऑटोजेनस टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन तक, डिपेंडिंग ऑन द प्लास्टिक सर्जन अवेलेबिलिटी, आपको डिपेंडिंग ऑन द लेसरेशन मॉर्फोलॉजी आपको ये ट्रीटमेंट डिसाइड करना है. फ्रैक्चर्स हैं, लीनियर कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, वुंड डिब्राइड करिए, क्लोजर करिए अगर कोई इंटरक्रेनियल इंजरी नहीं है तो. लेकिन अगर वहाँ CSF लीक है, ब्रेन मैटर लीक है, कंपाउंड डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है, क्लोज डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है, तो उसको न्यूरोसर्जिकल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ सकती है और उसे वहाँ भेजना चाहिए. ट्रामेटिक इंट्राक्रेनियल हेमेटोमास हैं, एक्स्ट्राड्यूरल सबड्यूरल हेमेटोमास, कंट्यूजन्स, नाउ दे रिक्वायर न्यूरोसर्जन्स. फ्यू अदर aspects which are related directly with the treatment patient management. एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है what fluid to give. तो hypotonic और glucose containing IV fluids are not recommended in these head injury patients because they will increase the cerebral edema. Only isotonic crystalloids like normal saline or ringer lactate should be used. Aim should be the normovolemia. ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट, आपका मिनिमल बीपी शुड बी 100 मिलीटोमर्क्यूरी सिस्टोलिक. आपको हाइपोटेंशन अवॉइड करना है. अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो उसको निकार्डिपिन और लेवट्रॉल से मैनेज करें. मैनिटॉल वाइडली यूज्ड इन पेरिफेरी, इट इज कंसिडर्ड टू बी द ड्रग ऑफ चॉइस, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ड्रग्स. लेट मी टेल यू, अगर हम इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखें तो हमें पता रहना चाहिए कि ये 15 मिनट में इसका काम स्टार्ट हो जाता है, जो कि 6 घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है. लेकिन इसको हर केस के लिए ये बिल्कुल रामबाण नहीं है. इट इज बेस्ट यूज्ड बाय बोलस एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन एन एक्यूट रिडक्शन इन ICP इज रिक्वायर्ड. द पेशेंट्स विद साइंस ऑफ लाइक इन पेशेंट विद साइंस ऑफ इंपेंडिंग हर्निएशन, एक प्यूपिल डायलेट हो रही है, पेशेंट एक्सटेंशन पोस्चरिंग कर रहा है, और अगर पेशेंट का एक्सपेंडिंग मास लीजन है और आपको सर्जरी के लिए पेशेंट शिफ्ट कर रहे हो और या फिर आपको CT स्कैन करा करके उसके बाद ऑपरेट करना है, it will give you some time. It is just to purchase some time because it is very controversial issues. Acute EDS अगर आपने दिया, पेशेंट को EDS है, आपको नहीं पता CT स्कैन में क्या फाइंडिंग है, पेशेंट इट मे एक्सपेंड एंड मे कॉज क्लिनिकल वर्सनिंग. इसका प्रोलॉन्ग यूज सेरेब्रल एडिमा एक्सरबेट करेगा. रीनल पेशेंट्स में जिसमें पुअर रीनल परफ्यूजन है, स्पेशली शॉक के केसेस में, CKD पेशेंट में, डायलिसिस पेशेंट में, सेप्सिस में पेशेंट में, जो पेशेंट नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स पे है, उसमें एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कर सकता है. अगर आप मैनिटॉल दे रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए कि पेशेंट डिहाइड्रेट तो नहीं है, पेशेंट हाइपोवोलेमिया में नहीं है, क्योंकि पेशेंट का ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है इससे. इवन 2006 के कॉकरेन रिव्यू में इसको सपोर्ट भी नहीं किया गया है कि प्री हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन तो होना ही नहीं चाहिए मैनिटॉल का. एक दूसरा इंपॉर्टेंट इश्यूज है पोस्ट ट्रॉमेटिक सीजर प्रोफाइलैक्सिस. यहाँ पे 2 तरीके के सीजर होते हैं, अर्ली ऑनसेट सीजर इन फर्स्ट 7 डेज एंड द लेट ऑनसेट सीजर आफ्टर 7 डेज. कोई एज सच इनसफिशिएंट डाटा है टू रिकमेंड रूटीन PTS प्रोफाइलैक्सिस इन TBI पेशेंट, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसको यूज किया जाता है फर्स्ट 7 डेज में. ड्रग ऑफ चॉइस आपकी लेविट्रेस्टाम और पेनिटवाइन होती हैं, लेकिन 7वें दिन इन सारी चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें से कुछ भी, चाहे लेविट्रेस्टाम हो, फेनिटवाइन हो, कार्बामाजिपिन हो, वेलप्रोएट हो, कोई भी लेट PTS को प्रोटेक्ट नहीं करती. और अगर 7 दिन के बाद पेशेंट को सीजर आया है, देन द पेशेंट विल रिक्वायर प्रॉपर सीजर ट्रीटमेंट फॉर एटलीस्ट 2 years.
रूटीन प्रोफाइलेक्सिस का कोई काम नहीं होता लेट पीटीएस में। आप 1 महीना तक खिलाओ, दैट इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ लेट पीटीएस। अनदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्यूट स्पाइनल कार्ड इंजरी। 5 to 10% of severe head injury have cervical spine injury, where the investigation of choice is plain radiograph. अगर आपका प्लेन रेडियोग्राफ आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, देन यू कैन गो फॉर द 2DCT सर्वाइकल स्पाइन। अगर पेशेंट को आपको उसको वीकनेस मिल रही है, उसको अगर आपको मोनोप्लीजिया है, उसको पैराप्लीजिया है, तो क्वाड्रिप्लीजिया है, देन यू शुड गो फॉर डायरेक्टली फॉर द MRI। इंडिकेशंस क्या होंगे इस इमेजिंग के, सर्वाइकल स्पाइन के? अगर पेशेंट का जीसीएस लेस है 15 के नीचे, अगर आपके सीटी स्कैन इंडिकेशंस हैं, तो आपको सर्वाइकल स्पाइन उसका कराना है। पेशेंट को एक्सट्रीमिटीज में पैरास्थीसिया कंप्लेन कर रहा है, उसे फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, या फिर आप उसके नेक मूवमेंट को एसेस नहीं कर पा रहे हो, देन यू मस्ट गो फॉर द प्लेन रेडियोग्राफ्स, एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन लैटरल व्यू, एक्सरे डॉर्सल स्पाइन लैटरल व्यू एंड एक्सरे लंबोसेक्टल स्पाइन लैटरल व्यू। क्या मैनेजमेंट होगा? पहला तो सबसे है कि फॉरमोस्ट है कि सस्पेक्ट करिए इन ऑल पेशेंट्स नेक की मोबिलाइजेशन until unless you ruled out either by history कि पेशेंट बोल रहा है मुझे गर्दन में कोई दर्द नहीं, मुझे पीठ में कोई दर्द नहीं। एग्जामिनेशन, आपने टेंडरनेस चेक कर ली, रेडियोलॉजी कह रही है कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, फाइन, पेशेंट ठीक है। पेशेंट विद कार्ड इंजरीज रिक्वायर्स न्यूरोसर्जिकल मैनेजमेंट। अगेन दीज पेशेंट शुड बी ट्रांसपोर्टेड with immobilization, with proper and effective immobilization to the neurosurgical unit. So to conclude, optimal TBI outcomes require effective pre-hospital management. So the key aspects are scene assessment, primary and secondary evaluations, interventions and communication with medical facilities. Primary assessment focuses on airway maintenance, breathing evaluation, circulation assessment and IV fluid resuscitation. GCS score adds disability assessment. Proper exposure uncovers hidden injuries. Secondary assessment involve a comprehensive head-to-toe examination and continuous neurological monitoring. Intervention and transport phases emphasizes pain management, spinal precautions and thoughtful transportation decisions. Clear communication with receiving facilities and meticulous documentation of vital signs, neurological status and intervention ensures smooth care transitions. So by adhering to these best practices, आपका जो प्री हॉस्पिटल केयर है वो एक कंट्रीब्यूट कर सकता है सिग्निफिकेंटली टू द पॉजिटिव आउटकम्स। चर्चिल के इस कोट से मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा एक एपेक्स इंस्टीट्यूट में बैठ करके बेस्ट पॉसिबल सारी चीजें डिलीवर करें तभी पेशेंट बचेगा। कभी कभार समटाइम्स वी हैव टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड फॉर यू एक इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल थिंग्स विल बी बेटर फॉर एन ऑप्टिमल आउटकम rather than doing big things. Thank you. ये पूरा जो एक हेडिंग थी हमारी मुख्यतः कि फ्रॉम ग्लूम टू ब्लूम, मैंने यहीं से स्टार्ट किया। ये काफ़ी डिस्परेट सिचुएशन है हमारी पूरी कंट्री में, रेदर मैं कहूँगा एशियन अफ्रीकन कंट्रीज दोनों में। मैं आभारी हूँ जॉन बेनेट का हु मेक दिस प्लेटफॉर्म अ ग्लोबल वन। थैंक यू जॉन, इफ़ यू आर हियरिंग टू मी, लिसनिंग टू मी। इस प्रोग्राम को पूरा वर्ल्ड इस समय देख रहा है और मैं इसके लिए जॉन का थैंकफुल था। ये समस्या सिर्फ हमारी एक कंट्री की नहीं है, हमारे पूरे एशिया, पूरे अफ्रीकन कंट्रीज जो कि उतने डेवलप नहीं है, वहाँ पे हमें लगातार इस चीज़ के लिए लगे रहना है कि हम में से हर एक को इसमें कंट्रीब्यूट करना है कि हम स्मॉल थिंग्स करें तो हम बड़े रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, हम मॉर्टेलिटीज़ कम कर सकते हैं, हम अपनी मॉर्बिडिटीज़ को कम कर सकते हैं, क्योंकि हेड इंजरी मोस्टली इन्वॉल्व करता है 15 से 40 साल के लोगों को। और ये बहुत ख़राब बात है क्योंकि एक देश का एक एसेट चला जाता है, सोसाइटी का एक एसेट चला जाता है, एक परिवार का नुकसान नहीं होता है, बल्कि मैं कहता हूँ कि हेड इंजरी से जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, हेड इंजरी से अगर किसी पेशेंट को लकवा मारा या उसकी जान गई तो ये देश का एक एसेट था जिसने कि, और देश ने पूरा एक नुकसान सहा उस पर। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ 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 हेलमेट ज़रूर पहनें, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, स्पीड लिमिट्स का ध्यान ज़रूर रखें, और सड़क पे अगर आपको कोई ट्रॉमा विक्टिम दिखता है तो उसकी हेल्प ज़रूर करें और उसे टाइमली नियरेस्ट सेंटर पे पहुंचाएं ताकि उसकी लाइफ बच सके। थैंक यू।